नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं कॉनकॉर के बारे में। शेयर में भारी गिरावट बनी हुई है। यहाँ पर इसके जब क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे तब यहाँ पर 15% के आसपास की गिरावट शेयर में देखने को मिल रही थी और यहाँ पर रिकवरी भी थोड़ी देखने को मिली, लेकिन वापस उसी लेवल पर कॉनकॉर हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या ये एग्जिट का समय है या फिर यहाँ पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कॉनकॉर के बारे में बात करें उससे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मॉरेटोरियम को लेकर क्या बड़ा फैसला आया ये जानना है तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। और रिलायंस में हमें तेजी देखने को मिल रही है तो आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में मैंने बता दिया है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के यहाँ पर क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। कॉनकॉर के बारे में बात करें तो कॉनकॉर एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 367 रुपीज़, जो कि हमें 2% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 6% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 18% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 29% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। 5 ईयर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो भी यहाँ पर हमें निराशा ही देखने को मिलती है। 22.55% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें यहाँ पर की मैट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो है 59.59, पीबी रेशियो है 2.22, डिविडेंड यील्ड है 0.97%। अगर यहाँ पर बात करें कॉनकॉर कामकाज क्या करती है तो कॉनकॉर काम करती है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेनर्स एंड हैंडलिंग ऑफ कंटेनर्स। द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन द ऑपरेशन ऑफ लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन एंड प्राइवेट फ्राइट टर्मिनल्स। तो यहाँ पर ओवरऑल कंटेनर्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, उसे हैंडलिंग करना और साथ ही साथ लॉजिस्टिक फैसिलिटीज को ऑपरेट करने का कामकाज करती है कॉनकॉर। सबसे पहले आज के डिलीवरीज के बारे में भी बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आता है 54.91% दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। चार्ट्स पर जाने से पहले वहां पर लेवल्स और टारगेट्स को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि कॉनकॉर में क्वार्टर वन का जब रिजल्ट आया था इतनी ज़्यादा भारी गिरावट हमें क्यों देखने को मिली थी। यहाँ पर प्रॉफिट में तो ऑफकोर्स गिरावट हमें देखने को मिल ही रही थी, लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से कॉनकॉर इतना ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे टिल द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 कॉनकॉर हैज़ बीन पेइंग लैंड लाइसेंस फी। तो यहाँ पर लैंड लाइसेंस फी उन्हें पे करना पड़ता है। ये जो जो अपना कंटेनर्स वो हैंडल करते हैं उन्हें एक जगह चाहिए जहाँ पर वो एक लैंड चाहिए, तो उनकी जो फीस होती है वो रेलवेज को वो पे करती थी क्योंकि रेलवे लैंड पर ही वो यहाँ पर अपने कंटेनर्स को हैंडल करती थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टीयूज हैंडल, यानी कि जितना भी वो कामकाज करती है उसी के हिसाब से यहाँ पर कॉनकॉर पहले लैंड लाइसेंस फी यहाँ पर पे करती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवेज का मानना है, रेलवेज कह रही है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ लैंड उन्हें मिलना चाहिए विच विल बी फर्दर इंक्रीज 7% एनुअली। तो यहाँ पर पहले तो ऐसा रूल था कि कॉनकॉर सिर्फ और सिर्फ जितना कामकाज करती है, जितना यहाँ पर कंटेनर्स को हैंडल करती है वो हिसाब से उनका परसेंटेज जो भी होगा फिक्स होता है, उसी के हिसाब से उन्हें यहाँ पर लैंड लाइसेंस फी पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिल रहा है और चेंज काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर काम हो या ना हो, कंटेनर हैंडल कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ लैंड आपको पे करना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर रेलवेज ने कहा है। तो इसी की वजह से उस दिन हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली थी। मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर कॉनकॉर का कहना है कि जब तक एक पीएसयू स्टॉक है तब तक यहाँ पर ऐसा रूल कोई भी लागू करवाना नहीं चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कॉनकॉर में भी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। तो जब ये प्राइवेट कंपनी हो जाती है उसके बाद यहाँ पर अगर आप लैंड लाइसेंस फी में चेंज लाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक ये एक पीएसयू स्टॉक है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अभी भी यहाँ पर चर्चा चलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन हमें गंभीर होती हुई नजर आ सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा असर आता हुआ नजर आ सकता है। पहला तो जितना कामकाज चलता था, जितना यहाँ पर कंटेनर्स हैंडल होते थे उतना ही यहाँ पर लैंड लाइसेंस फी पे करना था। अब यहाँ पर कंटेनर्स हैंडल करने को लिए हो या बिजनेस हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर लैंड लाइसेंस फी तो आपको पे करना ही होगा, वो भी 6% ऑफ द वैल्यू ऑफ लैंड, जो कि इंक्रीज होने वाला है 7% एनुअली। तो ये एक बहुत ही बुरी न्यूज़ थी जिसकी वजह से हमें शेयर में गिरावट देखने को मिल रही थी। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, अभी वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 280, 270, 250 के आसपास के लेवल पर, और उसके बाद अच्छी खासी हमें तेजी भी देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब Q1 के रिजल्ट्स आए और जो लैंड लाइसेंस फी में हमें चेंज देखने को मिला, तब 15% के आसपास की गिरावट एक ही दिन में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। काफी ज्यादा वीकनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसके बाद थोड़ा सा हमें यहाँ पर रिट्रेस देखने को मिला, बाउंस बैक देखने को मिला, स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था 425 के आसपास, वापस उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और कॉनकॉर वापस हमें फिलहाल नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इंडिकेटर्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 36.46। अब देख पाएंगे ओवर द टाइम काफी ज्यादा वीकनेस हमें मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर में देखने को मिल रही है। यहाँ पर 30 के अंदर ये चला जाता है तो हमें यहाँ पर ओवरसोल्ड सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 33.17। अब देख पाएंगे यहाँ पर भी काफी ज्यादा वीकनेस हमें बरकरार रहती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो एमएससीडी में जो फिलहाल क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आता है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे स्टॉक बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी नीचे खिसकता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का लेवल है 373 के आसपास का लेवल, मीडियन है 391 के आसपास का लेवल, अपर बैंड है 409 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 407 के आसपास का लेवल, रेजिस्टेंस है 452 का लेवल। अगर बात करें सपोर्ट्स के बारे में तो यहाँ पर 347 का सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और भी नीचे जाए तो हमें यहाँ पर 301 का लेवल पे ऐसे सपोर्ट दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक में अच्छी खासी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन ग्रोथ यहाँ पर अटकती हुई नजर आ रही थी। 2015 के बाद हमें ज्यादा ग्रोथ स्टॉक में देखने को नहीं मिली है, कंसोलिडेशन ही चलता हुआ नजर आया था। लेकिन बाद में मार्केट में क्रैश देखने को मिला, तो स्टॉक मार्केट में हमें यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्रैश आया तो ये स्टॉक भी ऑफकोर्स नीचे आया था। यहाँ पर सपोर्ट लिया था अपने 200 डेज के 200 मंथ्स के ईएमए के आसपास, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 273 के लेवल के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक भी आया, लेकिन आपको पता है लैंड लाइसेंस फी में चेंज आया और उसके बाद हमें शेयर में भयंकर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है बने रहिए। यहाँ पर भले ही ये जेन्युइन रीज़न है, मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पर ये जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही बड़ा असर हमें यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है तो यहाँ पर लॉस बुक करने को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है, 1-2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की जब भी न्यूज़ आएगी तो शेयर में भारी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, तो यहां पर आप बने रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी फिलहाल प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो यहां पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। और मैंने भी रेकमेंड किया था फ्रेश बाइंग, जब ये यहां पर इतनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही थी तो एग्रेसिव इन्वेस्टर को मैंने रेकमेंड किया था कि 350 से 370 के आसपास का लेवल पर आप बाइंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नजर आई थी और स्टॉक काफी ऊपर भी गया था। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी मैंने कह दिया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं। और वहां पर आपको उसके Q1 के रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, डिटेल में Q1 के रिजल्ट्स का मैंने एनालिसिस भी कर दिया है। तो यहाँ पर वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। और अगर आपने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है और शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ये जो लेवल है जहां पर पहले भी इसने सपोर्ट लिया था, अगर ये लेवल टूट जाता है जो कि 360 के आसपास का लेवल, तो हमें और भी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या फ्रेश बाइंग बनती है, क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बिजनेस मॉडल पर बड़ा फर्क यहाँ पर पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में हमें फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए मैं जो लेवल्स यहाँ पर रेकमेंड करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए जो मैं लेवल बताना चाहूंगा वो यहाँ पर लेवल है 340 से करके 360 के आसपास का लेवल। अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, जो कि फिलहाल यहाँ पर पेशेंस रखते हैं, उनके लिए मैं जो लेवल बताऊंगा वो होगा यहाँ पर 300 से करके 330 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 300 से 330 के आसपास नजर आता है तो वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर मेरा मानना है कि 300 और 330 का लेवल यहाँ पर अनअचीवेबल नहीं है, क्योंकि ये कोई दूसरा कोई छोटा मोटा रीजन नहीं है। यहाँ पर लैंड लाइसेंस फी में अगर चेंज आता है तो
सीधा असर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता हुआ नजर आएगा। और अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, वेट कर सकते हैं, तो 300 के आसपास, 300 एंड 300 से 30 का लेवल के आसपास का वेट कर सकते हैं और वहां पर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।